चलिए देखिए, आज का टॉपिक जो है ना, आज का टॉपिक पॉलिटी का बहुत राजभाषा। राजभाषा लैंग्वेज भारत की भाषाएं हैं। कब कब संविधान संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा गया, संबंधित सारा चीज हम पढ़ेंगे राजभाषा में। राजभाषा का उल्लेख सर्वप्रथम आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है। भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। 343 जो है, 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा का व्याख्या करता है। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख है, परंतु 343 के फर्स्ट में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा जो है हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। लेकिन संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक 26 जनवरी 1965 तक संघ के सारे कामकाज अंग्रेजी में ही होंगे। इस दौरान अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। अब आइए राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग आर्टिकल या अनुच्छेद 344 में है। 344 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा या गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 344 में यह प्रावधान किया गया है। एक बार और सुन लीजिए। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान लागू होने के या तो 5 वर्ष के बाद, नहीं तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। 1955 में इस आयोग के तहत प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया। प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया और बीजी खरे को इस राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बीजी खरे। इसके अलावा 20 भाषाओं के अन्य साहित्यकारों को भी राजभाषा आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया। उसके बाद से इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। उसके बाद से है कि संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, यानी संसदीय समिति जो प्रतिवेदन दिया था उसी के आधार पर 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया। इसी प्रतिवेदन के आधार पर जो 1956 में राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया, तो संसदीय समिति जो बनी उस प्रतिवेदन के आधार पर 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि 1965 के बाद भी संघ के कार्यकारी कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रचलन जारी रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यों प्रांतों की राजकीय भाषा, यह आर्टिकल 345 कहता है कि राज्यों और प्रांतों की राजकीय भाषा। इस अनुच्छेद के तहत राज्य के विधानमंडल को 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया गया। यह करने का अधिकार सिर्फ विधानमंडल को है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान में।
आइए देखते हैं कब कब संविधान संशोधन करके भाषाओं को जोड़कर 22 कर दिया गया, इसको देखते हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन जब हुआ 1967 में, इसके द्वारा सिंधी भाषा को, सिंधी एक लैंग्वेज है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भाषाओं की संख्या 14 से 15 हो गई। उसके बाद से फिर इसमें संशोधन किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। अब भाषाओं की संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। उसके बाद से है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी भाषा को जोड़ा गया और इस प्रकार भाषाओं की संख्या जो है 8वीं अनुसूची में 18 से बढ़कर 22 हो गई। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है अभी तक भारतीय संविधान में। आइए बिहार के संदर्भ में कुछ देखते हैं जो कि भाषा संबंधित है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अब आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा आर्टिकल अनुच्छेद 348 में ये वर्णन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के भाषा। इस अनुच्छेद में कहा गया है, यानी 348 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। बहुत महत्वपूर्ण है। यह कार्यवाही अंग्रेजी में तब तक बनी रहेगी जब तक संसद विधि द्वारा कोई परिवर्तन न कर दे। ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं जन शिकायत की भाषा। जो पब्लिक शिकायत करती है ना, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। जन शिकायत की भाषा अनुच्छेद 350। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत किसी भी भाषा में दर्ज करा सकता है। इसमें किसी भी भाषा का कोई लिमिट नहीं है। अपने मातृभाषा में भी शिकायत दर्ज करा सकता है और अन्य भाषा भी जानता होगा तो उस भाषा में शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद से है अनुच्छेद 350 के क। इस आर्टिकल के तहत मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। मातृभाषा में जो अपना लोकल लैंग्वेज है उसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 350 के क में। 350 के ख जो है इसमें कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों को के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 350 के ख में कहा गया। और हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी भाषा का विकास आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 351 है। इस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा का विकास का दायित्व मुख्य रूप से संघ या केंद्र को सौंपी गई है। उसके बाद से संसदीय कार्यवाही की भाषा यह है अनुच्छेद 120। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसदीय कार्यवाही की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी होगी, परंतु यदि कोई संसद सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में बोलने में सक्षम न हो तो पीठासीन अधिकारी, जो सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उसको अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अनुमति दे सकते हैं। उसके बाद से विधानमंडल की कार्यवाही भाषा अनुच्छेद 210 में है। इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानमंडल की कार्यवाही हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगी, परंतु यदि कोई विधानमंडल का सदस्य अंग्रेजी एवं हिंदी में बोलने में सक्षम न हो या अंग्रेजी अथवा हिंदी नहीं जानता हो तो वैसी परिस्थिति में जो विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी होंगे उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
और वो व्यक्ति जो सदन का सदस्य है अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। ये था आपका राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। जय हिंद।